रिसर्च में हम बेसिकली ये समझते हैं होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी में, क्योंकि समय बदल रहा है। समय बदलने के साथ चीजें बदल रही हैं, हमारी सोच बदल रही है, इंसान का व्यवहार बदल रहा है। किसी भी चीज को झेलने की या प्रस्तुत करने की या उसको उसके साथ रिएक्ट करने की इंसान की तरीका बदल रहा है। इसलिए आज के जमाने में रिसर्च इज होम्योपैथी में बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई है, क्योंकि होम्योपैथी आपके विचार, आपके व्यवहार, इन सब से रिलेटेड होती है। तो होम्योपैथी में हमको रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैम कोशिश कर रही हूँ मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिसर्च स्क्रीन भी विजिबल हो जाए, पर पता नहीं क्यों कुछ आपके तरफ से नेटवर्क वीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैम नेटवर्क की से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेरे लैपटॉप में भी, क्योंकि बच्चे ज्यादा खेलते हैं इस पर। ठीक है, तो हम रिसर्च को कैसे नहीं भी दिखेगा तो हाँ आप ऐसे ही बताइए, ठीक है कोई बात नहीं। मैम मैं कोशिश भी कर रही हूँ साइमल्टेनियसली कि आप लोग को दिख भी जाए। रिसर्च को हम कैसे समझ सकते हैं? रिसर्च को हम समझ सकते हैं जैसे क्या लॉजिकल है, क्या सिस्टमेटिक है, हम उसको कैसे एक नॉलेज को, एक ज्ञान को हम दूसरे तरीके से या दूसरे को कैसे समझा सकते हैं, ये सब रिसर्च का पार्ट बनता है। इसको हम रिसर्च में लेते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ऑब्जर्वेबल हो, जिसको हम देख सकें और जिसको हम नाप सकें। नापने के लिए आजकल हम बहुत सारे स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड स्केल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं। गोल्ड स्केल्स आजकल बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो उसके उसके थ्रू आप इसको ऑब्जर्वेशन को आप मेजर कर सकते हो। इट इज लाइक, मैम अब आया आपको? मैम अभी भी नहीं आया। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा। हाँ शो हो रहा है, नहीं अपलोड नहीं हुआ लेकिन शो हो गया। हाँ हाँ यस मैम, यस यस इट्स विजिबल। अब वो मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए आप शुरू। हाँ जी सर, बस एक सेकेंड। तो रिसर्च को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पर रिसर्च करने में आज बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो हम रिसर्च क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उससे पहले उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी समझना बहुत जरूरी है। कि सबसे पहले तो आपकी स्टडी में या आप जो भी चीज को वापस से रिसर्च करना चाहते हैं उसमें क्या है, उसको क्या समझना चाहते हैं, आपसे पहले लोगों ने क्या क्या उसको समझा है या कैसे उस चीज को रिजल्ट दिया है, ये सब रिसर्च का प्रॉब्लम है। तो हमको प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्या पूछना चाहते हैं, हम किस सवाल का जवाब चाहते हैं हमारे रिसर्च के थ्रू। इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में जो सवाल आया उसमें पहला सवाल ये आता है कि अगर मैंने ये काम किया और इसका मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, हमारे को इसका कोई भी आंसर नहीं मिला, तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अगर हम आगे जाते हैं और हम दूसरी चीज ये सोचते हैं, जो दूसरी बार जो हमारे दिमाग में आता है, अगर इसका आंसर मिला तो हो सकता है हमारी दवाई ने काम किया है। सो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम कभी भी कोई भी रिसर्च करते हैं, आज भी हमारे पास बच्चे जो आते हैं, स्पेशली इन बच्चों के लिए जो कि रिसर्च से डरते हैं, रिसर्च के नाम से डरते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रिसर्च को समझे। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है। आपको सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे में कदम दर कदम चलना पड़ेगा ताकि हम उसको समझ सके, उसको आगे अपनी नॉलेज को, अपनी साइंस को हम आगे ले जा सकें। तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सबसे पहले ये सवाल पूछे अपने आप से, या जिसका हमको जवाब चाहिए कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर क्या कैलकेरिया फॉस का बच्चा, जबकि कैलकेरिया फॉस में लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन
हेडेक इन स्कूल गोइंग गर्ल्स या स्कूल गोइंग गर्ल्स में हेडेक के लिए बहुत अच्छी दवाई मानते हैं हम कैलकेरिया फॉस। तो क्या कैलकेरिया फॉस सच्ची में असर दिखा रही है? तो ये भी हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है। क्या नक्स वोमिका जो कल तक गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में काम कर रही थी वो आज भी काम कर रही है? तो ये हमारा बेसिक रिसर्च क्वेश्चन है। हमको जो पूछना है अपने आप से, हमको जिसका जवाब चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिसर्च क्वेश्चन। दूसरा है हाइपोथेसिस, जिसको हम सोचते हैं कि हम क्या हो सकता है अगर मैंने नक्स वोमिका दी, हो सकता है मुझे जवाब ना मिले, हो सकता है पेट सही ना हो सकता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सकता है हो जाए। तो जो नहीं हो वो नल हाइपोथेसिस, और जो हो गया है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का पार्ट पड़ता है। होम्योपैथी इज मोर साइंटिफिक, इस चीज को हम सब मानते हैं, हम सब जानते हैं। और बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा लॉजिक हम सब इस पे अप्लाई करते हैं। पर आज भी हमारे साथ बहुत बेसिक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सालों से जो हम चला आ रहा है, जो तरीका चला आ रहा है, परिपाटी चला आ रहा है, उसी को हम फॉलो करते हैं। और कई बार हम उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती चली जा रही हैं, हमारे समझने की शक्ति चेंज होती चली जा रही है, हमारे व्यवहार का तरीका बदलता जा रहा है, उससे कई बार बहुत सारी चीजों के आंसर्स नहीं मिलते, पर बहुत सारियों के मिलते हैं। तो इसीलिए हमको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी पीजीआर कर इंटर्न करके निकले हैं, डॉक्टर बने हैं, उनके लिए रिसर्च इज उनके लिए बहुत जरूरी है। उससे उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि होम्योपैथी से रिजल्ट मिलता है। इसके लिए मैं अपनी पीएचडी की थीसिस को एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने अपनी पीएचडी की थी अ सिंगल ब्लाइंड ट्रायल ऑफ ईस्ट्रोजन इन मैनेजिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन 3C कैसे हेल्प करती है, इसका हमने एक ट्रायल किया था। कोई भी रिसर्च स्टडी अगर बिल्कुल आसान है, सिंपल है, वन लाइन है, तो आपको उसको करना बहुत आसान होता है। आप जितना ज्यादा चीजें जोड़ते चले जाएंगे, आपकी रिसर्च उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी, उतने ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे और उतने सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो आप कोई भी रिसर्च करें, चाहे घर पे करें, अपनी पर्सनल क्लिनिक पे करें, चाहे पीजी में करें, चाहे पीएचडी में करें, आप कोई भी रिसर्च करें, कोशिश ये करें कि वो रिसर्च जितनी आसान हो उतना ही आपको सही रिजल्ट मिलेगा। जितनी ज्यादा आप रिसर्च को बहुत सारी चीजें जोड़ जोड़ के वेरिएबल कर लेंगे, जैसे अगर मैं सिंगल ब्लाइंड ईस्ट्रोजन 3C में मैं ले लेती कि जिनकी हिस्टेक्टमी हो गई है, वो भी, जिनको बीपी है, जिनको थायराइड है, अगर मैं ये सब चीजें इसमें जोड़ती चली जाऊंगी तो मेरी रिसर्च वास्ट हो जाएगी और उसका आंसर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी रिसर्च करनी है तो सिंगल लाइन, जितना आसान आप टॉपिक लेंगे, जितनी सीधी लाइन पे आप चलेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा। द टाइटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च में, क्योंकि वो आपकी पूरी स्टडी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं। आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब एक हमने दो ग्रुप बनाए, एक को हमने पहले दवाई दी, एक को प्लेसिबो दी, फिर हमने उसको क्रॉस कर लिया 3 महीने बाद। तो ये सब स्टडीज आपको 3 महीने, 6 महीने, जैसे भी आपका स्टडी डिजाइन है, तो आपको टाइटल ही ऐसा होना चाहिए जो आपकी पूरी स्टडी का एक इंसाइट दे दे, ये एक समझा दे कि आपकी पूरी स्टडी में जो आपने जो किताब लिखी है, जो आपने थीसिस लिखी है, उसमें आपको क्या मिलेगा। तो टाइटल किसी भी थीसिस का बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने रिसर्च क्वेश्चन लिया था कि होम्योपैथी से मेनोपॉजल कंप्लेंट्स में ईस्ट्रोजन 3C की पोटेंसी से हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन था। फिर हमने नल हाइपोथेसिस डाली थी कि ईस्ट्रोजन 3C से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेनोपॉजल कंप्लेंट्स में। फिर हमने उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया था। हमने एक दूसरा आंसर ये दिया था, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे मन में हमेशा शंका होती है कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, तो वो होगा, अगर नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस, और होगा तो क्या रिजल्ट होंगे, उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हमने कहा हम अगर दवाई देते हैं होम्योपैथी की 3C, तो कोई ना कोई जो हमारे मेनोपॉजल कंप्लेंट्स हैं उसमें आराम मिलेगा। और उसको हमने किस पे लिया, उसको हमने लिया मेनोपॉजल रेटिंग स्केल पर। ये वैलिडेटेड स्केल्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, कुछ के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ज्यादातर स्केल्स जो वैलिडेटेड है वो फ्री भी अवेलेबल होते हैं। तो आपको जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक स्केल लेना, एक पैमाना लेना जरूरी होता है, उसी के आधार पे हम अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन को बनाना इज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस जो होती है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन और उसका प्रिपोजिशन आपको देती है।
तो दिस इज ये जो है ये वेन डेलन ने कहा था कि हाइपोथेसिस जो है वो आपका सजेस्टिंग प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन विच कैन बी जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है जनरलाइज या उसका ऑल्टरनेटिव आंसर. सो हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपोथेसिस मैंने आपको बोला दो तरीके की हो सकती है, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस बोलती है कि आपका जो भी आप कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा, कोई भी दवाई देने का असर नहीं होगा. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, बोलता है कि होगा, तो उसको H1 हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है. अगर आप 2 4 5 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेना चाहते हैं अपनी स्टडी में तो आप दो तीन ले सकते हैं. तो इसको हम H1 H2 H3 के तरीके से बताते हैं. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो आपका जो अपना रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर है कि अगर हमने मेडिसिन दी तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन में 2 3 4 सवाल हैं जो आपके दिमाग में है, उन सबको आपको आंसर देना है, सबका आपको उत्तर चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी एक से ज्यादा हो सकती है. एम, मेरा लक्ष्य क्या है, एम का मतलब लक्ष्य, तो लक्ष्य हमेशा एक होता है. तो एम मेरी पूरी स्टडी का ये था कि ईस्ट्रोजन क्या इफेक्टिव है, असरदार है मेनोपॉजल कंप्लेंट्स में पेशेंट के लिए. और मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं सबसे ज्यादा देखना चाहती थी कि कितना ज्यादा यूजफुल है ईस्ट्रोजन और कितना, कौन से सिम्टम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली बार बार आ रहे हैं और कौन से हैं जो सबसे ज्यादा रिलीव हो रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा हमको ईस्ट्रोजन से हेल्प मिलती है या असर होता है. पहले स्टडी करने से पहले, कोई भी रिसर्च करने से पहले एक जरूरी है कि आप पहले की जो काम हुए हैं उनको पढ़ें, देखें कि आपकी बीमारी आपके पूरे एरिया में कितनी प्रेवलेंट है. अगर आपको एक रेयर डिजीज लेते हैं तो आपके लिए वो चीज आसान नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है. पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ही 20 मरीज हैं उस बीमारी का, तो उसको रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट है. पर अगर हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे पर्टिकुलर एरिया में या हमारे आसपास की जगह में, आसपास के समाज में बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर आप, तो उसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि वो कितनी कॉमन है या कितने आम रूप से पाई जाती है. दैट इज, वो है हमारी एपिडेमियोलॉजी. तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि वो बीमारी हमारे यहाँ पे कितनी कॉमन है. तो जैसे मेनोपॉज या रजोवृत्ति हमारे यहाँ हर फीमेल के, चाहे वो सर्जिकल हो, जैसे बच्चेदानी निकलवा कर हो, चाहे वो नेचुरल हो या स्वाभाविक तरीके से हो, तो ये हर फीमेल की लाइफ में आती है. जिसको भी माहवारी चालू हुई उसकी माहवारी बंद हो, तो ये यहाँ से इसकी कहानी चालू होती है. और आपके स्टेट में, आपकी कंट्री में एपिडेमियोलॉजी में आपको ये सब देना है कि आपके कंट्री में, आपके स्टेट में कितनी कॉमन है ये प्रॉब्लम. जैसे कि मोलस्कम कंटेजियसम एक स्किन की डिजीज होती है, वो कितनी कॉमन है आपके एरिया में, किस कम्युनिटी में कॉमन है, उस हिसाब से आप अपनी एपिडेमियोलॉजी लिख सकते हैं, बना सकते हैं. उसके बाद आता है मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी. आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में पहले से ही निश्चित होना चाहिए. आपकी सबसे पहले होता है स्टडी सेटिंग एंड स्टडी ड्यूरेशन. हम कितने साल में पढ़ाई करके निपटेंगे, हम ये रिसर्च कितने दिन तक करेंगे, हम ये रिसर्च कितने सालों तक करेंगे, ये होता है स्टडी ड्यूरेशन. और स्टडी सेटिंग मतलब आप किस जगह पे करेंगे. आपका मल्टी सेंट्रिक भी हो सकता है, मतलब आप बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. आपका सिंगल सेंटर भी हो सकता है, जैसे मेरा था ओपीडी ऑफ मदन प्रताप कुटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, स्टेशन रोड जयपुर. मैंने यहीं पे स्टडी की थी और 12 महीने की, 1 साल के लिए किया था. अब फिर आता है फॉलो अप. अब फॉलो अप आपको कितने दिन में आप उसको बुलाएंगे, कितनी बार उसको फ्रीक्वेंटली बुलाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी क्रॉनिक डिजीज है, सोरियासिस है, पर हफ्ते बुला के आप उसको कुछ नहीं मदद कर सकते. पर अगर आपकी अक्यूट डिजीज है, एलोपेशिया है, ये भी क्रॉनिक है, बहुत लंबा टाइम लेती है सही होने में, तो इसको हर दूसरे तीसरे दिन बुला के आप कुछ नहीं करेंगे. पेशेंट आएगा, आपको 4 अलग सिम्टम्स बताएगा, आपकी दवाई बदल जाएगी. तो फॉलो अप आपकी स्टडी से रिलेटेड होता है कि आप कौन सी स्टडी कर रहे हैं. अगर आपको किसी को अक्यूट टॉन्सिलाइटिस या फॉलिकुलाइटिस, फारेंजाइटिस, इस टाइप की कोई स्टडी करनी है और आप उसको 15 दिन में एक बार बुला रहे हैं, तब तक तो बीमारी वैसे ही स्वतः ही सही हो जाएगी. तो इसलिए ये जरूरी है कि आपका फॉलो अप कितने दिन का हो. हमने 6 फॉलो अप रखे थे.
मिनिमम हमारी स्टडी के लिए। और हर 7वें दिन आके पेशेंट को हमको बताना होता था, मतलब 1.5 महीने में हम उसकी सिम्टम्स में कितना चेंज आया। हमने प्राइमरी यही लिया था, क्योंकि हर फीमेल को मेनोपॉज होता है जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, तो हम उसको 6 महीने में, अगर वो 6 हफ्ते में हर हफ्ते आएगी और 6 बार आएगी, मतलब 1.5 महीना 1.5, तो हमने उसको, ये हमारा फॉलोअप था। सैंपल साइज, मेरी स्टडी कैसी थी, इट वाज एन इंटरवेंशनल प्रोस्पेक्टिव सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, मतलब मैं कोई दवाई दे रही हूँ और मैं आगे का सोच रही हूँ, रिजल्ट ड्रॉ करना चाह रही हूँ। ये रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब नॉन इंटरवेंशन, मतलब मैंने कोई दवाई नहीं दी है, मैंने पुराने रिकॉर्ड्स उठाए हैं। या रिट्रोस्पेक्टिव, मैं पीछे की तरफ झांक के देखना चाहती हूँ कि रिसर्च में क्या हुआ। तो मेरी जो थी वो प्रोस्पेक्टिव सिंगल ब्लाइंड ट्रायल था। सैंपल साइज जो मैंने लेकर लिया था वो 50 पेशेंट का लिया था, क्योंकि जो एक पेशेंट के लिए सही, 50 पेशेंट के लिए सही है, वो मैक्सिमम लोगों के लिए सही है, क्योंकि ये हर फीमेल की लाइफ में आता है। तो इसलिए सैंपल साइज जो है वो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, कोई भी बायोस्टेटिशियन आपको इसमें हेल्प कर देगा। और ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो पेशेंट बीमारी है वो कितनी कॉमन है, कितनी आराम से मिल जाती है आपके आसपास के एरिया में। तो जो 1 के लिए सही है वही 100 के लिए सही है, जो 100 के लिए सही है वो 1000 के लिए सही है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कोई भी हम स्टडी करते हैं, कोई भी हम रिसर्च के बारे में सोचते हैं, तो हम उसमें क्या कंडीशंस लें और क्या ना लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंक्लूजन का मतलब है कि हमने जो पेशेंट को लिया है वो 45 से 60 साल की उम्र का लिया है, की फीमेल्स ली है, और हमने 3 मेन सिम्टम्स लेते हैं, हॉट फ्लैशेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, पैल्पिटेशंस, मूड डिसऑर्डर्स एंड मेंस्ट्रुअल। इन 5 में से कोई भी फीमेल 3 सिम्टम्स लेकर आ रही है तो हम उसको अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ईस्ट्रोजन की बॉडी में होने वाली कमी को दर्शाते हैं और इसी की वजह से आपको मेनोपॉज आता है। और वही पेशेंट्स हमने लिए जिन्होंने कंसेंट दी कि हम आपके साथ इस स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे या हम आपके साथ आएंगे, हर हफ्ते आएंगे, आप जैसे बुलाएंगे वैसे आएंगे। हमने उन्हीं पेशेंट्स को इसमें स्टडी में इंक्लूड किया। नहीं तो आपने अगर पेशेंट को ले लिया बिना उसके कंसेंट के, तो वो आपको कई बार बीच में धोखा दे जाएगा, नहीं मैं तो नहीं आ रहा, हालांकि उसको फायदा है, वो ठीक है, पर वो वापस आके आपको नहीं बताता। कई बार आपके पेशेंट्स ये करते हैं कि सपोज आपने टॉन्सिलाइटिस लिया, आपने बोला आपको हर तीसरे या दूसरे दिन आके मुझे बताना है, वो बोलेगा ठीक है, और मेरे को ऐसा करना है 15 दिन 20 दिन तक, और पेशेंट सही हो जाता लोग नहीं आए हैं, है, तो वो आपकी स्टडी को फिर बीच में ही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम पेशेंट को वही लेते हैं जो कि रेगुलर हमारे साथ आने को, ये काम करने को तैयार होना चाहिए। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, हम किन पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं लेंगे, जिनकी हिस्टेक्टमी हो चुकी है हम उनको बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हिस्टेक्टमी के बाद बहुत बार जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो HRT चलाते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाते हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारे साथ रिजल्ट खराब करेगी, और हमको रिजल्ट देखना था, क्योंकि ईस्ट्रोजन 3C बिल्कुल नई ड्रग थी, बिल्कुल नई थी, अभी तक इस पे रिसर्च नहीं हुई थी, तो हमको वो देखना था, इसलिए हमने पोस्ट हिस्टेक्टमी को बिल्कुल हटा दिया। सिस्टेमिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म को भी नहीं लिया था, हाइपरटेंशन को भी नहीं लिया था, क्योंकि ये सब चीज अलग से वेरिएबल हो जाती है। जो प्राकृतिक रूप से माहवारी जा रही है उसके बीच में हिंड्रेंस पैदा करती है, बीच में रुकावट लाती है, उसकी वजह से हमने इन सब चीजों को, क्योंकि इनके अपने सिम्टम्स होते हैं, वो कई बार आपके रिजल्ट्स को वेरी कर देते, तो हमने इन वेरिएबल्स को हटा दिया। जिनको टीबी थी, कार्सिड कैंसर था या मेजर इलनेस थी, उनको भी हमने नहीं लिया। और जो पेशेंट आते थे, आए हैं हमारे पास बहुत सारे पेशेंट, पर वो बोलते नहीं नहीं हम नहीं आ सकते, हम आपके साथ नहीं, हमको ये स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना, उनको फिर हमने एक्सक्लूड कर दिया। स्टडी टूल्स क्या होते हैं, हमने 2 लिए, केस रिकॉर्ड फॉर्मेट लिया और मेनोपॉज रेटिंग स्केल लिया। मेनोपॉज रेटिंग स्केल जो है वो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्केल है, और ये सिर्फ माहवारी जब जा रही है उस वक्त के जो एक पीरियड होता है उसमें नाप हम लेते हैं कि 11 सिम्टम्स होते हैं इसमें कि, और हर सिम्टम को हम 0 से लेके 4 तक, Yes, I went. I saw her. डिपेंडिंग कितना ज्यादा हो रहा है, हो सकता है उसको तकलीफ ना हो रही हो, उसे बहुत ज्यादा हो रही हो,
या इसके बेसिस पे हम उससे टिक करवाते हैं। पेशेंट खुद अपने हिसाब से बोलता है। स्केल्स भी बहुत तरीके से होते हैं। कई स्केल वो होते हैं जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशनल स्केल्स होते हैं। कई स्केल्स होते हैं जो सब्जेक्टिव सिम्टम, पेशेंट अपने हिसाब से मार्क करके जाता है कि मेरे को ये तकलीफ में फायदा है, मेरे को ये तकलीफ में फायदा है। और कई स्केल्स जो होते हैं जो कि आपके पैथोलॉजिकल लैब्स की फाइंडिंग्स के बेसिस पे होते हैं। तो जो हमारा वाला था ये क्वालिटी ऑफ लाइफ था। पेशेंट को खुद से बताना था कि उसको कौन सा सिम्टम आ रहा है और कितनी तीव्रता का आ रहा है। 11 सिम्टम्स थे, 0 का मतलब नहीं था और 4 का मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता वाला उसको तकलीफ थी उससे। हमने जो मेडिसिन ली थी वो ईस्ट्रोजन 3C और हमने उसको रिपीट किया था अकॉर्डिंग टू द जैसे भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट थी। उसको बहुत ज्यादा और हमने दिन में 3 बार भी दिया है, बट जनरली हमने 2 बार या 3 बार से नहीं। हमने जो ड्रग ली थी वो GMP सर्टिफाइड थी और आपको जो अपनी जो ड्रग है उसमें जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही बनवाया हुआ होना चाहिए। और आपको जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप में उसमें कब बनी थी और कौन से बैच में बनी थी वो लिखना बहुत जरूरी है। कहीं आपकी दवाई बहुत पुरानी है और आपने रिसर्च कर दी कि ये काम नहीं करती है। जो ड्रग थी वो HPI और USHP के हिसाब से, फार्माकोपियाज के हिसाब से बनी हुई थी। रिजल्ट ऑफ द जो भी रिजल्ट था उसको हमने इस फॉर्मूले से निकाला था। बेसलाइन स्कोर मतलब और बेसलाइन स्कोर आफ्टर बाद वाला और बेसलाइन स्कोर पहले वाले को 100 से मार्क्स ऑफ वही हम जैसे हम नॉर्मल 100% वाला स्केल निकालते हैं वैसे जो हमारे बाद में आए और जो पहले आए उनको 100 से मल्टीप्लाई करके। जो पेशेंट को मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हमने किसको माना, जिसको 75 से 100% फायदा है, जिसने बोला नहीं मैडम मेरे को पहले तकलीफ थी अब बिल्कुल नहीं है। हमने दो को मॉडरेट फायदा या थोड़ा कम फायदा वाला उसको माना जिसको 50 से 74% फायदा हुआ। जिनको बहुत कम फायदा हुआ उनको हमने 25 से 49% में रखा और जिनको नो इम्प्रूवमेंट वो 24 से कम वाले थे और बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं हुआ जैसे हम थे पहले अभी भी वैसे ही उनको हमने स्टेटस क्यू या 0% पे रखा। इसमें नेगेटिव स्कोरिंग भी जाती है। जिन पेशेंट्स को फायदा होने की जगह एग्रावेशन हो गया या किसी कारण से तकलीफ बढ़ गई वो नेगेटिव स्कोर में भी चले जाते हैं। जो डाटा था उसको हमने एनालाइज किया, टेबुलेट किया और उसके इंटरप्रिटेशन को हमने हिस्टोग्राम वगैरह में बनाया। अगर वो जो प्रोफॉर्मा है मेनोपॉजल रेटिंग स्केल है वो पेशेंट से भरा गया या फिर उसका अटेंडेंट ने भरा है अगर पेशेंट इलिटरेट है तो। इससे एक फायदा ये होता है कि आपका जो बायस होता है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है कई बार आप उस हिसाब से आपका ज्ञान उसमें लगा के रिजल्ट को हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो जो अगर पेशेंट खुद भर रहा है या उसका अटेंडेंट भर रहा है तो इससे उसका मॉडिफिकेशन या बायसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। MSR स्केल पे हमने लिया था और हमने इस पे पेयर टी टेस्ट, बायोस्टेटिशियंस आपको बता देंगे कि आपकी स्टडी में कौन सा टेस्ट लगेगा। पेयर टी लगेगा, सिंगल टी लगेगा, काई स्क्वायर लगेगा, इनोवा लगेगा, जो भी टेस्ट लगेगा वो आपको आराम से बायोस्टेटिशियंस बता देंगे। पर एक हमने इसमें पेयर टी टेस्ट लगाया था और ऑल द सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट वाज ऑल द सिम्टम्स सारे के सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स थे उनमें फायदा हुआ, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो हमने ये बोला कि ईस्ट्रोजन 3C जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मेनोपॉजल कंप्लेंट्स को हेल्प आउट करने में। वजाइनल ड्राइनेस, हमारे जो योनि बिल्कुल सूखी सूखी सी फील होती है क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से वो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हॉट फ्लैशेस यानी कि भपके लगना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, वो सबसे कम रिलीव हुआ, सबसे कम फायदा हुआ उसमें। हो सकता है ये जो सिम्टम है वो राजस्थान होने की वजह से हमको कम पेशेंट्स में उसका बेनिफिट मिला या फायदा मिला। अगर ये कोई और स्टेट होता जहाँ पे गर्मी इतनी नहीं होती है तो हो सकता है हमको इससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिला। हमने जब स्टडी की तो हमको ऐसा लगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी रह गई हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन 3C ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा इफेक्टिव है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है वो ज्यादा इफेक्टिव होती अगर मैं देती तो।
या क्या 3C से हायर पोटेंसीज जो लेते तो वो क्या हमको ज्यादा बेटर रिजल्ट देती, ज्यादा रिजल्ट देती। तो ये सब चीजें हमारे अभी रह गया है, जिसको हम आगे हम करें या कोई और करे, ये कुछ चीजें रह गई हैं। ये एक केस टेकिंग है, एक पेशेंट है हमारी, उनके बारे में है, उनका पूरा का पूरा है, उनको वेजिनाइटिस हुआ था, सेनाइल वेजिनाइटिस जिसे हम बोलते हैं। इरेगुलर मेंसेस थे, दोनों पैरों में दर्द था। एज ऑफ मेनार्की, वो माहवारी आने की उम्र 13 साल थी, और जो सफेद पानी जाता था वो बहुत कम था। नहीं, साइकिल्स के बारे में, साइकिल्स इरेगुलर थी, बहुत कम थी, बहुत क्लॉटेड थी, ब्राइट रेड थी, और जो उसके ऊपर जो दाग लग जाता था कपड़ों पे वो साफ नहीं होता था, बदबू नहीं आती थी, कोई और खुजली जलन कुछ नहीं होता था, और पीरियड से आगे पीछे भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। पहले जब शादी अर्ली, जब उनकी साइकिल्स थी अर्ली इयर्स में, तो वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज थी। शादी से पहले भी वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज थी, शादी के बाद भी वो प्रोफ्यूज ही रही है। पर वो जैसे उनकी 3 संतानें हुई, तीनों के बाद वो धीरे 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 कम होने लगी, और 47 इयर्स के आसपास उनको कंप्लीटली चला गया। तो उनके जो कंप्लेंट्स थे, जो हमने 3 कंप्लेंट्स प्राइमरीली थी, जो शुरू में हमने बात की थी ना, 5 में से 3 सिम्टम्स, तो उनको भपके लगते थे, खुजली होती थी नीचे शरीर में, और पूरे बॉडी में भी खुजली रहती थी उनको, और ड्राइनेस, पूरी स्किन ड्राई रहने लगी थी। सॉरी, इनकी 4 प्रेगनेंसीज थी, 3 तो स्टिल बर्थ है, 3 तो अभी भी जिंदा हैं, और 1 अबॉर्शन था। अभी भी 3 है, और तीनों मैं उनको अभी तक अच्छे से जानती हूँ। कोई उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया। कई बार हमारी फीमेल से रिलेटेड स्टडी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रासेप्शन का। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो गर्भ निरोधक जो दवाइयां ली जाती हैं, उनका क्या है? तो गर्भ निरोधक दवाइयों को हम एक वेरिएबल की तरीके से लेते हैं कि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है तो उसकी वजह से भी उसको बहुत सारी चीजें परेशान करने लगती हैं। ये जो हमारी पेशेंट थी, उनकी खाना वो सही से खाती थी, प्याज 7 से 8 ग्लास पीती थी, क्योंकि वो जिस मौसम में आई थी उसमें 7 से 8 भी सही था। खाने पीने की कोई पर्टिकुलर बहुत ज्यादा डिजायर नहीं थी, कुछ बहुत ज्यादा अवर्जन नहीं था। पेशाब में बर्निंग रहती थी, पेशाब करने के बाद बर्निंग रहती थी, दिन में 8 से 9 बार जाती थी, और रात को 3 से 4 बार जाती थी। कब्जी अक्सर रहती थी उनको, ठंड ज्यादा लगती थी, रेगुलर नहाना धोना था, पसीना आता था नॉर्मल, नॉन बदबू नहीं आती थी, कोई दाग नहीं छोड़ता था, और जहाँ कवर्ड पार्ट्स होते हैं, जहाँ ढके हुए हिस्से होते हैं, वहीं पे आता था। किसी चीज की लत नहीं थी, ना चाय की, ना कॉफी की, ना पान की, सुपारी की। जो बचपन में वैक्सीनेशन किए जाते थे वो सब किए हुए थे। अच्छे से नींद आती थी, और कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि हमें पता हो कि वो क्या सप्रेशन है या क्या उसके अंदर बात दबी हुई है। और वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। जहां तक उनको याद था, उनके सारे के सारे माइलस्टोन्स, मतलब दांत निकलना, चलना, बोलना, ये सब जो माइलस्टोन्स होते हैं, वो सब टाइम पे थे। आज भी उनका बहुत अच्छा प्यार है अपने भाई बहनों के साथ। पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, और जल्दी शादी हो गई थी 19 साल में। पढ़ाई, उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने शादी के बाद भी उनको पढ़ाया था। हस्बैंड उनके बहुत लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग है, और वो खुद अपने आप से बहुत चीयरफुल हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं, हंसती मुस्कुराती। हालांकि उनकी सासू जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, और वो उनसे काफी डरती थी। जब भी घर में कोई टेंशन होती थी, सास से डांट पड़ती थी, तो वो बच्चों को उन्होंने खूब मारा है। पर अभी वो बहुत कोऑपरेटिव थी, हंस बिल्कुल चीयरफुल थी, कोई मेजर इलनेस नहीं थी, बहुत ज्यादा नर्वस टेम्परामेंट की थी। उनके हस्बैंड ने हमको ये बोला कि इनमें मूड वेरिएशंस आने लग गए हैं, मूडी होने लग गई हैं, फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस होने लग गए हैं, और कभी बहुत अचानक से किसी बात पे रो पड़ती हैं, किसी बात पे। उन्होंने बोला कि उनको सेक्सुअल कांटेक्ट में थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि ड्राइनेस रहती है वजाइना की, और
और हमने जो लिया था सिम्टम कि उनको सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं है, पर इस पेशेंट को डिजायर जो थी मेनोपॉज के आते आते बढ़ गई थी। फैमिली हिस्ट्री में फादर जो थे वो उनको बीपी हाई रहता था, गुजर चुके थे, माता जी भी गुजर चुकी थी, दादा दादी नाना नानी सब गुजर चुके थे, सारे भाई बहन बिल्कुल सही हैं, कोई पुरानी ऑपरेशन की हिस्ट्री नहीं है, सर्जरी की हिस्ट्री नहीं है। और हमने जो सिम्टम्स लिए थे, हॉट फ्लैशेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, पैल्पिटेशन एंड मूड डिसऑर्डर्स। जनरल वेल ओरिएंटेड थी, बीपी पल्स सब लगभग नॉर्मल था, लीन थिन है, 55 किलो की हैं, बाकी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। जब हमने पेल्विक एग्जामिनेशन किया तो ये मेजोरा वगैरह एट्रोफी होने लगे थे, जो सेनाइल चेंजेस आने लगे थे वो बिल्कुल दिख रहे थे हमको। और बायलेटरल सिमेट्रिकल दोनों ब्रेस्ट जो थी वो बराबर थी, पर उनमें अट्रोफिक चेंजेस आने लग गए थे, कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा था निप्पल से, कोई भी लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज नहीं थे। ये सर इनका प्रोफॉर्मा है जो हमने भरा था, मेनोपॉजल रेटिंग स्केल जो है, इसमें 11 सिम्टम्स हैं। हॉट फ्लैशिंग यानी स्वेटिंग, एपिसोड्स ऑफ स्वेटिंग, अचानक से गर्मी लगना, भपके लगना। हार्ट डिस्कम्फर्ट यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा घबराई आना, धड़कन महसूस होना, नींद में दिक्कत होना, जैसे नींद नहीं आना या बहुत जल्दी जल्दी जग जाना, डिप्रेशन मतलब बहुत दुखी रहना, कभी रोना, कभी खुश होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहना, एंजाइटी या अंदर से ही बेचैनी रहना, फिजिकली एंड मेंटल एग्जॉशन मतलब जल्दी थक जाना, भूल जाना चीजों को, कंसंट्रेशन की कमी होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि सेक्सुअल डिजायर की एक्टिविटी सेटिस्फेक्शन नहीं होना, पेशाब में दिक्कत होना, जैसे बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन नहीं रुकना, जिसको हम एक बार बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कई बार बोलते हैं, जिसमें पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर ड्राइनेस ऑफ वजाइना, और जॉइंट एंड मस्कुलर पेन्स, जो जोड़ों में दर्द होने लगता है माहवारी के जाने जाते जाते, वो सब इसके 11 सिम्टम्स हैं। 0 का मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, माइल्ड का मतलब कम है उसको। पेशेंट को जब आप बोलते हैं 0 से 4 के बीच में, तो वो अपने हिसाब से जितना उसको फील होता है, इनको बहुत हॉट फ्लैशेस फील होते थे, हार्ट डिस्कम्फर्ट माइल्ड था, और ये इनका बाद का है। और ये इनका फॉलोअप है, हमने इनको ईस्ट्रोजन 3C दिन में 2 बार के हिसाब से दी थी, फिर एवरी 7 डेज, बीच में हमने TDS भी दी, फिर वापस उनको इस प्रकार हमने, ये पेशेंट था। और ये रिसर्च कैसे करनी है इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी थी, जो मुझे लगा कि आज जो नए बच्चे हैं उनको होना चाहिए पता। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका पीपीटी को हटा देंगे आप? हाँ जी सर। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। क्या? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा, आपने एक साथ में 2 काम किया, 2 in 1 पेपर हो गया ये आपका। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ा दिया और एस्ट्रोजन के विषय में भी हम लोगों को बताया, तो ये एक अच्छा अप्रोच है आपका। और आप टीचर हैं, मुझे लगता है जयपुर में कई एक बार MPK कॉलेज में जाता रहा हूँ रेगुलर यूनिवर्सिटी में। इधर तो मैं हाँ अपने जी सर। कई एक साल से नहीं गया हूँ, लेकिन जयपुर यूनिवर्सिटी में मैं एकेडमिक जो कमिटी है उसमें मैं उसमें मेंबर भी था, अभी अभी हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन एक अच्छा मेरा साथ रहा है ये। और मैं जानता हूँ कि जो आपका जो संस्थान है होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी, एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर गिरिंद्र पाल जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फाउंडर थे, और उनके नेतृत्व में यह संस्थान बढ़ा है। शुरू में जब उन्होंने और ये कॉलेज को स्थापना किया था, मैं भी उस समय में जाता आता रहता था, तो यह एक हम लोगों को अच्छा जानकारी मिला है। खाली एक चीज को थोड़ा सा बताएं आपको, इसके ऊपर में एस्ट्रोजन के प्रूविंग के ऊपर में कोई मेट्रा मेडिका का कोई इंफॉर्मेशन है क्या? सर ईस्ट्रोजन की प्रूविंग जो है वो डायरेक्ट ईस्ट्रोजन के नाम से नहीं मिलती, कई जगह वो फॉलिकुलाइनम, क्योंकि मैंने
हमारे यहाँ वीसी थे डॉक्टर नायक, उनकी बुक थी सार्कोड्स एंड नोसोड्स पे। जब मैंने उसका रेफरेंस लिया तो फॉलिकुलाइनम, ईस्ट्रोजन, उन्होंने उसको सिनोनिमस बोला था। तो हम फॉलिकुलाइनम के नाम से स्टडी है, पर फॉलिकुलाइनम आजकल हम लोग पीसीओडी में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद उसको पीसीओडी में दे रही हूँ। हाँ, मैं इसको एक देखा, एक रिसर्च पेपर मैंने देखा पब मेडिसिन पर, पबमेड पर। वहाँ पर एक जो ऑथर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन का उन्होंने रिसर्च किया है आपको एंडोमेट्रियोसिस पर, और उन्होंने 630 ये पोटेंसी का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ भी उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस के केस में इसे काफी इफेक्टिव बताया है। ये मैं शायद आप उसको आपने लिटरेरी रिव्यू में जो आपने किया होगा तो उसमें इस आर्टिकल से आपका नजर आया होगा कि एंडोमेट्रियोसिस का ऊपर में और भी कोई होम्योपैथी में रिसर्च हुआ है कि नहीं। तो मैं अभी देख रहा था कहीं, तो उसमें मुझे नजर आया। ये इसके कई एक 2-3 आर्टिकल्स हैं जो कि आपको साइंस डायरेक्ट पर भी कुछ आपको अवेलेबल हैं आर्टिकल्स, जो कि एंडोमेट्रियोसिस के पोटेंटाइड फॉर्म में प्रूविंग करने का प्रयास किया गया है। तो ये आपका बड़ा अच्छा है। नोसोड्स के प्रूविंग में एंडोमेट्रियोसिस को मैं समझता हूँ कि आपने नोसोड्स के रूप में या सार्कोड्स के रूप में ही आपने यूज किया है ना। तो ये अच्छा है। मैं जानता हूँ कि नायक साहब का जो किताब जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, वो अपने, मैं उनसे किताब को देखा हूँ, और नायक साहब हमारे बहुत अच्छे परिचित परिचित रहते हैं। अभी भी रिटायर्ड हैं, भुवनेश्वर में रह रहे हैं। उनसे निरंतर हमारी बातचीत होती रहती है। समय समय पर मैं उनसे सलाह लेता हूँ, वो भी मुझे समय समय पर फोन करके कुछ हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और किन्हीं को कोई सवाल हो तो आप सब मैडम से पूछ सकते हैं। एनीवन? हरिमोहन प्रसाद जी, आप कुछ करना चाहते हैं? हरिमोहन प्रसाद जी, मैं आपका, आपने मैसेज किया है, एफएसएच हाई और अर्ली एज में मेनोपॉज में इसका क्या रोल होगा, ऐसा हरिमोहन प्रसाद जी पूछना चाह रहे हैं। सर, ईस्ट्रोजन का रोल नो डाउट कभी भी मेनोपॉज आए, चाहे अर्ली हो चाहे लेट हो, ये ईस्ट्रोजन का रोल बहुत अच्छा है। तो ईस्ट्रोजन आप दे सकते हैं, पर कई बार जैसे मैंने मेरी रिसर्च में देखा कि ईस्ट्रोजन देने से पेशेंट को आराम आ गया, फिर वापस से उसको सिम्टम्स आने लगे। क्योंकि मेरी जो रिसर्च थी वो लिमिटेड पीरियड की थी, तो मैंने उसको बीच में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग देने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि उसके रिजल्ट्स बिल्कुल सही हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं क्योर हो गया है उसको। उसको वापस से मेनोपॉजल सिम्टम्स आए ही नहीं है। तो अगर अर्ली अर्ली एज में है तो हम ईस्ट्रोजन दे सकते हैं, और अगर रिकरेंस आ रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग भी हमको यूज करने में कोई वो नहीं है, उसको भी रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ मैडम, मैं आपसे बात से एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो नोसोड्स का काम है, नोसोड्स या सार्कोड्स का क्या रोल है, अगर आप नोसोड्स के रोल पर और सार्कोड्स के रोल पर देखेंगे, जो ज्यादातर लिटरेचर ये कहता है कि नोसोड्स और सार्कोड मेडिसिन जो है इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में काम करता है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से उसको क्योर करेगा। तो ये एक, इस अप्रोच के नाते आपने जो यूज किया कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, वो आपका सही अप्रोच था। क्योंकि कहते हैं ना ऑब्स्टैकल्स टू रिकवरी, तो ऑब्स्टैकल्स टू रिकवरी को रिमूव करने के लिए अक्सर नोसोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सार्कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने तो ये देखा, जब इसको सिलेक्शन के लिए एस्ट्रोजन आपका आएगा या कोई भी नोसोड्स को आएगा, तो उस समय मैं ये कोशिश नहीं करता हूँ कि 100% टोटलिटी हो, लेकिन अगर कुछ पार्शियल टोटलिटी हुआ या कुछ हिस्ट्री मुझे लगा, तो वहां पर आपको नोसोड्स और सार्कोड्स का यूज करना ज्यादा यूजफुल होता है। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग सहमत होंगे इस जी बात सर। से। और कोई, हरिमोहन जी, और कुछ सवाल हो तो बताइए। और कोई भी हैं? सब लोग चुप हैं? अच्छा लगा मैडम, सबको है। और एक चीज बहुत अच्छा है, अगर हम होम्योपैथ के बीच में रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक और इन्होंने सवाल किया है, एएमएच हाई एंड मेंसेस लेट टू पीसीओडी में इसका रोल क्या हो सकता है? सर, अगर आप पीसीओडी की बात कर रहे हैं या एंटी मुलेरियन हार्मोन हाई है, उसी से हम कई बार कई लोग पीसीओडी को कंफर्म करते हैं।
तो अगर आप इसमें हैं तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग के साथ फॉलिकुलाइनम लंबे टाइम तक दीजिए। जो आजकल मैं अपने कॉलेज की ओपीडी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग देती हूँ, जैसे सपोज कैलकेरिया काब है या नेट्राम्यूर, और साथ में फॉलिकुलाइनम उसको बहुत लंबे टाइम तक देती हूँ। जिस दिन कैलकेरिया दी है उसके 2-3 दिन तक मैं कोई मेडिसिन नहीं देती, फिर फॉलिकुलाइनम मैं लंबे टाइम तक। तो मुझे उससे रिजल्ट ये मिल रहे हैं कि पीसीओडी की रिकवरी रेट या रिवर्सिबिलिटी रेट बहुत हाई हो गई है। बहुत सारे पेशेंट्स जो बहुत टाइम से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे थे ताकि पीरियड्स साइक्लिक आए, रेगुलर आए, उनको रिजल्ट्स मिलने लगे हैं, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं होते। आपको सही लग रहा है ये? तो सर अगर एंटी मुलेरियन एलएम पोटेंसी एंड पीसीओडी, सर मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिले हैं पीसीओडी में एलएम पोटेंसी से। मुझे 30 पोटेंसी से रिजल्ट मिले हैं, क्योंकि मैंने पीसीओडी के लिए बहुत लंबे टाइम तक एलएम भी ट्राई करके देखी है, पर पेशेंट जो रिवर्ट बैक हो रहे थे वो वापस चले गए हैं। तो एलएम पोटेंसी में हम प्रैक्टिस करते हैं, पर एलएम पोटेंसी में मुझे पर्सनली कोई रिजल्ट नहीं मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं रिजल्ट, पर बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। मैं 30 पोटेंसी को प्रेफर करती हूँ। और अगर फॉलिकुलाइनम की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ आजकल मैं फॉलिकुलाइनम दे रही हूँ। बहुत अच्छा है। मैं भी यूज करता हूँ। डॉक्टर नेहा कक्कर, ये आप कुछ कहना चाहती हैं? डॉक्टर नेहा कक्कर, नेहा कक्कर जी, आपने कुछ रेज किया है। लोग will it be right to say that we can go with a specific medicine such as estrogen in menopausal case and close the case with their indicated constitutional remedy to avoid recurrence and relapses? Yes, yes, Dr. Neha. It is true that you have many a times. It is a question by Dr. Riya Kumbhari. Yes. हाँ, डॉक्टर नेहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर कोई नहीं, पहले उनका आंसर कर लीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ मैडम, रुचि जी आप तो कंटिन्यू कीजिए। हाँ रुचि जी। रुचि जी आप अनम्यूटेड हैं। ओके, आप तब तक नेहा जी, आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकती हैं। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाही थी डॉक्टर रुचि से, जैसे हम ये फॉलिकुलाइनम और उवराइनम और ये सब देते हैं, कई बार ये इसके वैसे मेडिसिनल इंडिकेशंस नहीं मिलते हैं, जैसे जो मटेरिया मेडिका में सिम्टम्स है, तो हम इसको वैसे भी हम इंटरकरंट जैसे दे सकते हैं मैम, जस्ट टू रिमूव द टेंडेंसी टू ग्रो पीसीओडी? मैम को लगता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं? नो शी हैज जॉइंड सर। यस, हाँ अभी आ रही है। ठीक, डॉक्टर धनेश, आई हैव मेड यू द होस्ट नाउ। यस सर, आई हैव सीन सर। या एंड योर Dr. Patel has joined. I have made him the co-host. रुचि जी, हाँ ये सवाल कर रही थी नेहा जी, आप रिपीट कीजिए। मैडम निकल। हाँ जी, हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कई बार हमें जो मेडिसिनल सिम्टम्स होते हैं उफोराइनम और फॉलिकुलाइनम के, वो नहीं मिलते हैं, बट जस्ट पीसीओडी और या फिर कोई भी जो फीमेल प्रॉब्लम है वो होती है, तो उसको हम वैसे भी इंटरकरेंट दे सकते हैं, या सिर्फ मेडिसिनल इंडिकेशन हो तभी हमें देना चाहिए? फॉलिकुलाइनम और उफोराइनम, फॉलिकुलाइनम जो हम यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम हम यूजिंग विद प्योर पीसीओडी, एंड उफोराइनम इज I'm using uforainum for ovarian cyst other than PCOD. Okay. That I'm using, but constitutional देने के बाद आप उसको फॉलिकुलाइनम, even if it is not indicated या symptoms नहीं अपन दे सकते हैं।
हाँ and you मैम, can जो use folliculinum in 30 tendency- and lesser potencies. ओके और मैम 6x और उसमें ज्यादा अच्छा काम करती है या सी पोटेंसी में देना चाहिए? मतलब यही कंफ्यूजन रहता है कौन सी पोटेंसी से स्टार्ट करें। नहीं, मैं तो अभी तक जो दे रही हूँ वो 30C में ही ओके दे रही हूँ, ओके क्योंकि लोअर पोटेंसीज में अगर आप पढ़ेंगे तो स्क्रीन शेयर एक trigger the Oh, activity of the हाँ, कोई भी थैंक यू सिग्नल। रुचि जी। थैंक यू रुचि जी। हम लोगों Thank you, का sir. समय पूरा हो चुका है और इंग्लिश सेशन वाले लोग शुरू करने वाले हैं, तो मैं इस सेशन को यहाँ क्लोज करता हूँ। एक मिनट, पटेल सर, यू काइंडली just wait for a moment, Patel sir. Let me close the session. Please wait. Okay, sir. Okay. So, रुचि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप इस मीटिंग में Thank आए you, sir. और हम लोग का और इसी तरह से बार बार आते रहिए कोई नया सब्जेक्ट लेकर के, क्योंकि डिस्कशंस करना रेगुलर जरूरी है। सो नाउ द टाइम इज ओवर एंड दिस सेशन इज क्लोज्ड, हिंदी सेशन इज क्लोज्ड एंड इट इज नाउ I asked Dr. Dhanesh to take over the my hostship for the English session.